गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम लोग देख रहे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर कृषि, इसका भाग 2। प्यारे बच्चों, हमने पहले भाग में देखा था कि किस प्रकार से भारत में कृषि एक आर्थिक क्रिया है, प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, और फिर इस कृषि के प्रमुख प्रकारों को हमने देखा था। उसके बाद में हमारे देश में ऋतुओं के 3 प्रमुख फसल के 3 ऋतुएं देखे थे। उसके बाद में हमने देखा था कि भारत की प्रमुख फसलें, उसमें प्रमुख हमने खाद्यान्न फसलों को देखा था, जिसमें चावल, गेहूं और मिलेट यानी कि मोटे अनाज, इन सभी बातों को हमने देखा था और उनके लिए आवश्यक जलवायु दशाओं का वर्णन भी हमने किया था और उनका वितरण यानी कि उत्पादन क्षेत्र भी हमने देखे थे। प्यारे बच्चों, आज के इस दूसरे भाग में हम लोग उसी से भारत की प्रमुख फसलों को आगे बढ़ाएंगे और शुरू करेंगे। भारत में कौन कौन सी दालें ली जाती है। तो सबसे पहले ये थोड़ा हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों कि जो फसलों का सामान्यतः वर्गीकरण किया जाता है। नंबर 1 खाद्यान्न फसलें, जिसमें चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का। अखाद्य फसलें, जिसमें रबड़, कपास और जूट, इसमें डायरेक्टली नहीं खाया जाता है, इसके ऊपर प्रक्रिया करके फिर उसका उपयोग किया जाता है। रेशेदार फसलें, कपास, पटसन और एक रेशम भी इसमें आप लोग जोड़ सकते हैं। पेय फसलें, सामान्यतः चाय और कॉफ़ी या कहवा। दलहन फसलें यानी कि दालें, अरहर, चना, मूंग, मसूर, उड़द, मटर, इस प्रकार की ये दालें भारत में आप लोग जानते हैं, हम दैनंदिन जीवन में भी इसका उपयोग करते हैं। तिलहन फसलें, जिससे तेल निकलता है, उसको तिलहन फसलें कहते हैं। सरसों, अलसी, अलसी यानी जवस, सोयाबीन, सरसों मतलब जिसको आप लोग राई कहते हैं, मोहरी, सूर्यफूल या सूरजमुखी, मूंगफली, जैसे ये एरंडी भी है इसमें। तो ये मुख्य फसलें हैं, तिलहन फसलें। इसके अलावा बागवानी फसलें भी होती है भारत में, जिसमें आम, अंगूर, लीची, संतरा, सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट, इस प्रकार के ये भारत में फसलें होती है। तो ये फसलों का सामान्यतः वर्गीकरण किया जाता है। अब हम देखेंगे दालें। प्यारे बच्चों, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता, उत्पादक मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है और हमारे देश की जनसंख्या अधिक होने के कारण कंज्यूम भी यही ज़्यादा होता है और इसलिए उपभोक्ता भी ज़्यादा है। दालें प्रोटीन युक्त होती है, जैसे अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना, ये भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, मतलब ज़मीन जो है उसमें ज़्यादा नमी नहीं चाहिए, और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है, जहाँ वर्षा एकदम कम होती है वहाँ पर भी इसको उगाया जा सकता है। ये फलीदार फसलें होने के कारण, क्योंकि इनके जो पौधे होते हैं वो फलीदार, झुपकेदार होते हैं, ऐसे फलीदार फसलें होने के कारण अरहर को छोड़कर बाकी सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता बनाए रखते हैं। और एक फलीदार फसल होने के बाद में जब ये पक जाती है तो इनकी पत्तियां भी क्या होती है, जमीन में मिल जाती है, जिसके कारण ह्यूमस भी तैयार होता है। तो इस प्रकार से भूमि को उर्वरता बनाने के लिए, भूमि को उपजाऊपन बनाए रखने के लिए इन फसलों को लिया जाता है और इसलिए आमतौर पर इनको अन्य फसलों के आवर्तन, रोटेटिंग में बोया जाता है। मतलब एक फसल लेने के बाद में दूसरी फसल में इनको बोया जाता है, यानी कि दलहन फसलों को, क्योंकि इससे नाइट्रोजन पैदा करता है और मैंने कहा कि उनकी जो पत्तियां हैं छोटी छोटी उसमें गिरती है, जिसके कारण ह्यूमस यानी कि भूमि को उर्वरता शक्ति या उपजाऊपन बढ़ाने का काम करता है और इसलिए इसको रोटेटिंग में लिया जाता है। भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन प्रदेशों में भारी मात्रा में दलहन फसलें ली जाती है। अब देखेंगे हम लोग अन्य खाद्य फसलें। गन्ना, गन्ना एक उष्ण कटिबंध, देखिए प्यारे बच्चों, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी जलवायु दशाएं इसके ऊपर आपको पूछी जाती है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, जब भी किसी भी फसल की जलवायु दशाएं पूछी जाती है तो उसमें 4 घटक इंपॉर्टेंट है। नंबर 1
वो फसल कौन सी है, खरीफ है, रब्बी है, जायद है, ये लिखना है। उसके लिए तापमान या जलवायु, तापमान कितना है, जिसको हम लोग जलवायु कारक कहते हैं, तापमान कितना चाहिए और वर्षा कितनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है मृदा कैसी चाहिए, और पांचवा पॉइंट उसका वितरण। वितरण भी दो प्रकार का होता है, एक वैश्विक वितरण, लेकिन हम लोग भारत का ही यहाँ देख रहे हैं, इसलिए भारत के कौन कौन से राज्यों में उसका उत्पादन किया जाता है उसको कहते हैं वितरण। तो ये चार मुख्य बिंदुओं से ही हम लोगों को जलवायु दशाओं का वर्णन करना होता है, और उसी हिसाब से हमने ये बनाए हैं। तो गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिए 21 से 27 डिग्री तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण एवं आर्द्र जलवायु चाहिए। उष्ण एवं आर्द्र, आर्द्र मतलब वायु में नमी होना, बाष्प होना। कम वर्षा वाले प्रदेश में सिंचाई करके भी इसको उगाया जा सकता है। इसको अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसके बुआई से लेकर कटाई तक अधिक शारीरिक श्रम की आवश्यकता, मतलब यहाँ पर बहुत अधिक लेबर की आवश्यकता होती है, श्रम बहुत अधिक होता है इसमें, क्योंकि उनके जो डंठल लगाना है गन्ने के, उससे लेकर उसके ऊपर मिट्टी डालना, बाद में उसको सिंचाई करना और ख़ासतौर पे उसको काटना, ये मनुष्य का ही काम होता है, और इसीलिए इसको मानवीय श्रम बहुत अधिक आवश्यक है। ब्राज़ील में भारत दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। ब्राज़ील के बाद भारत में चीनी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, गुड़ बनाने के लिए, खांडसारी और शीरा बनाने के भी काम आता है। भारत में मुख्य रूप से, वैसे देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश होता है, उसके बाद में महाराष्ट्र। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि महाराष्ट्र के गन्ने की जो शुगर बनाने की क्षमता है, यानी कि उत्पादन जो है, प्रोडक्ट जो आता है वो अधिक आता है, मीठापन ज़्यादा है उसमें, और उसमें शर्करा की मात्रा अधिक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और पंजाब, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप लोग मैप में, मैंने मैप में दिखाया है प्यारे बच्चों। तो ये आपका यूपी है, ये बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र, और ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ये तमिलनाडु, ये मुख्य प्रदेश है इसके उत्पादक। अब हम देखेंगे तिलहन फसलें, तेल निकालने वाले फसलें। 2008 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। 2008 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। तोरिया जिससे तेल निकाला जाता है, जो महुआ के पेड़ होते हैं उसके जो फूल लगते हैं, उसके बाद में उसको जो फल आता है उससे ये तेल निकाला जाता है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन फसलें उगाई जाती है। मतलब देश में जितना भी कृषि के अंतर्गत अगर हम लोग 100% भूभाग मानते हैं तो उसमें से 12% भूभाग पर ये तिलहन फसलें ली जाती है, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, अलसी, सूरजमुखी और बिनोला। इसमें से अधिकतर खाद्य है और खाना बनाने में इस्तेमाल होता है, परंतु इनमें से कुछ तेल जो है इसके बीजों का प्रयोग साबुन बनाने के लिए, प्रसाधन एटम जो हमारे श्रृंगारी के एटम कहते हैं उसमें, और उपटन उद्योगों में इसको कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग होता है। मूंगफली खरीफ फसल है और इसका देश के मुख्य तिलहनों के उत्पादन में आधा हिस्सा है। देखो प्यारे बच्चों, मतलब भारत में जितने भी तिलहन फसलें का उत्पादन होता है उसमें से आधा हिस्सा 50% लगभग मूंगफली का उत्पादन होता है। यानी कि मूंगफली सबसे अधिक मात्रा में भारत में, क्योंकि इसको इसका कारण भी है, एक तो तेल भी अधिक मात्रा में इसको खाया जाता है, और दूसरा ये कि मूंगफली का उपयोग लाइक दैट गरीबों के काजू कहा जाता है इसको, तो उसके रूप में भी उपयोग हम लोग हर एक नाश्ते के आइटम में इसका प्रयोग करते हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र इसके प्रमुख उत्पादक हैं। अलसी और सरसों ये रबी फसल है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ फसल है और दक्षिणी भारत में उसको रबी फसल के रूप में लिया जाता है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों फसल है, ऋतुओं में बोया जाता है। इस प्रकार से ये दलहन फसलें हैं। अब हम देखेंगे पेय फसलें। चाय।
चाय एक रोपण कृषि की फसल है। रोपण कृषि यानी कि इसके पौधों को रोपा जाता है। और आप लोगों को पता है बेटा कि रोपण कृषि के लिए बहुत अधिक पूंजी यानी कि निवेश की आवश्यकता होती है और बहुत अधिक मानवीय श्रम की, शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। चाय एक रोपण कृषि की फसल है। यह पेय फसल है जिसे शुरुआत में कहते हैं भारत में अंग्रेजों ने लाया था। वैसे चाय का पौधा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से उगता है। ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाली ढलवा क्षेत्रों में, सुगम जल निकास मतलब ऐसी मृदा जो पानी को जल्दी छोड़ती हो यानी कि जमीन सूखती हो, इसी को हम लोग सुअपवाई दोमट मृदा भी कहते हैं। और ढलवा क्षेत्र मतलब ये पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ों के जो ढलानीय क्षेत्र होते हैं, उतार जिसे हम स्लोप जिसे कहते हैं, वहाँ पर ये, ताकि पानी नीचे चला जाए और वहाँ पानी जमा नहीं रहेगा और ज़मीन जल्दी सूख जाएगी, वहाँ पर ये विकसित होते हैं चाय के पौधे। चाय के लिए वर्षभर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती। तो कोष्ण मतलब उष्ण और नम मतलब आर्द्र, पाला रहित मतलब वहाँ साफ सुथरी जमीन होनी चाहिए, अन्य कोई पौधे वहाँ नहीं होने चाहिए। वर्षभर समान रूप से होने वाली वर्षा के बौछारें मतलब मध्यम वर्षा चाहिए। इसकी कोमल पत्तियों के लिए बहुत ही सहायक होती है। इसके लिए सस्ता और कुशल श्रम चाहिए क्योंकि इसको बहुत अधिक मात्रा में शारीरिक श्रम चाहिए, पौधे लगाने से लेकर देखभाल करने तक। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी कोमल पत्तियों को जब तोड़ने का काम आता है तो वो केवल और केवल मानव ही कर सकते हैं और इसीलिए इसमें सस्ता श्रमिक चाहिए। चाय के मुख्य उत्पादक राज्य है असम, पश्चिम बंगाल, बहुत सारे क्षेत्र है, हम लोग मैप में देखेंगे। 2008 में भारत चीन तथा टर्की के बाद तीसरा बड़ा चाय उत्पादक है। तो प्यारे बच्चों, भारत के बहुत सारे इसमें तो होता है, लेकिन मेन हम लोग प्रमुख जो आपको मैप वर्क के लिए पूछा जाता है, तो सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं सबसे अधिक होता है आपके कहाँ पर, असम। उसके बाद में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद में तमिलनाडु और केरल। जो नीलगिरी पहाड़ियों के स्लोप है वहाँ पर, कर्नाटक में भी कुछ मात्रा में इसका उत्पादन होता है, लेकिन ये प्रमुख उत्पादक राज्य है जिसको आपको मैप वर्क की दृष्टि से ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी एक पेय फसल है। 2008 में भारत ने विश्व की लगभग 3.2% कॉफ़ी का उत्पादन किया है। मतलब विश्व में जितना उत्पादन होता है उसमें भारत का योगदान। भारत की कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। मतलब भारत में जो कॉफ़ी बनती है वो बहुत ही क्वालिटी युक्त है और इसलिए ये वर्ल्ड में फेमस है और इसलिए इसकी डिमांड भी अधिक है, यानी कि मांग भी बहुत अधिक है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की, उसकी वो जाति है चाय की, सॉरी मान लीजिए, माफ कीजिए, कॉफ़ी की कॉफ़ी पैदा होती है अरेबिका किस्म की, जिसको यमन से लाया गया था शुरुआत में, बाद में यहाँ विकसित किया गया। यमन एक देश है, पश्चिम एशियाई देश। इस कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई थी जो नीलगिरी पहाड़ियों का हिस्सा है। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, सबसे अधिक कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो कॉफ़ी उत्पादित राज्य देखिए प्यारे बच्चों, अभी जिस 3 राज्य का उल्लेख हमने किया है, तो सबसे पहले ये कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला कर्नाटक, आपका ये तमिलनाडु और ये आपका केरल। और यहाँ पर जो ये नीलगिरी जो पहाड़ियाँ है, ये नीलगिरी पहाड़ियों पर ये भारी मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। अभी देखेंगे बागवानी फसलें, लास्ट है ये फसलें। तो 2008 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन, बागवानी मतलब जिसमें फल और सब्जियों का उत्पादन लिया जाता है उसे बागवानी फसलें कहते हैं। तो चीन के बाद दूसरा स्थान था। इसका कारण भी है प्यारे बच्चों, हमारे देश की जनसंख्या, इसके कारण डेफिनेटली उतनी सब्जियां और उतने फल लगते हैं, इसलिए दूसरा स्थान आना ही है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की फलों का उत्पादन करता है। इसका मैंने एक चार्ट बनाया है, देखिए प्यारे बच्चों। मैंगो का उत्पादन देखिए, आम का, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में ये आम का भारी मात्रा में उत्पादक राज्य है। ऑरेंज देखिए, संतरा, नागपुर एंड चेरापूंजी मेघालय में ये भारी मात्रा में संतरे का उत्पादन होता है। बनाना देखिए, केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, यहाँ पर भारी मात्रा में होता है। उसके बाद में लीची एंड गुआ,
यूपी एंड बिहार में भारी मात्रा में होता है। पिछली बार आप लोगों ने गर्मियों में सुना होगा लीची खाने के कारण वो एक बुखार, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो बुखार वहाँ पर बहुत फैला था, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। मेघालय में देखिए पाइनएप्पल मेघालय में होता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में ग्रेप्स अंगूर, और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आपका एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स, अखरोट जिसे आप लोग कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रमुख जो क्या कहते हैं हम लोग फल जो है अलग अलग राज्यों में लिया जाता है, और सब्जियां जो है हर एक राज्य में उसके मांग के अनुसार हर एक क्षेत्र में सब्जियां का उत्पादन होता ही है। भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है, मतलब विश्व में जितनी सब्जियां होती है उसका 13% भारत में होता है। भारत में मुख्यतः आप लोग जानते हैं टमाटर, मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, बैंगन और आलू ये महत्वपूर्ण सब्जी है। इसके अलावा साग वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद में हम लोग यही रुकते हैं, और अगले चैप्टर में हम लोग कुछ अखाद्य फसलों के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से आपका रबड़, कपास और जूट, इन 3 फसलों को देखेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ के ये प्रमुख प्रश्न है। गन्ने के लिए आवश्यक जलवायु दशाओं का वर्णन पूरे आपके पाठ में मैंने दिया ही है स्लाइड में। चाय के लिए आवश्यक जलवायु दशाओं का वर्णन कीजिए। कॉफ़ी के लिए आवश्यक जलवायु दशाओं का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं फिर से आपको बताता हूँ, जब भी आपको ये जलवायु दशाएं पूछी जाती है तो सबसे पहले वो खरीफ फसल है, रब्बी फसल है या वो जायद फसल है, ये बताना है। फिर वो उसका क्या उष्णकटिबंधीय फसल है या शीतोष्णकटिबंधीय फसल है या उपोष्णकटिबंधीय फसल है, वो लिखना है। उसके बाद में आपको जलवायु दशाएं, जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जलवायु दशाओं में 2 मुख्य बातें, नंबर 1 तापमान, नंबर 2 वर्षा और आर्द्रता, ये 3 प्रमुख घटक होते हैं। तो वो अगर आर्द्रता उसको चाहिए तो आर्द्रता आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, लेकिन तापमान और वर्षा सभी में कंपलसरी है। और नेक्स्ट जो है लास्ट सेकंड, उसके बाद में मृदा, मिट्टी कौन सी चाहिए, और लास्ट में उसका वितरण, मतलब कौन कौन से राज्यों में उसका उत्पादन होता है, और साइड में आपको मैप में भी दिखा सकते हैं। उसके बाद में भारत में कौन कौन सी बागवानी फसलें होती है उसका उल्लेख करना है, और भारत में दलहन फसलों के बारे में एक नोट लिखना है, कितने प्रतिशत कौन कौन से दालें होती है, उसका क्या महत्व है, ये लिखना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग रुकते हैं, और फिर मिलेंगे हम लोग तीसरे भाग में। मुख्य रूप से जो हमारे अखाद्य फसलें जिसको हमने अभी उल्लेख किया वो देखेंगे। उसके बाद में भारत के कृषि क्षेत्र में संस्थात्मक एवं प्रौद्योगिकी कौन से परिवर्तन किए गए, सुधार किए गए, उनको हम लोग देखेंगे। और लास्ट एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे वैश्वीकरण, जिसमें 2 भाग हम लोग देखेंगे। औपनिवेशिक वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव हुए, वह आधुनिक यानी कि जो 1990 के बाद में विश्व में जो एक नया वैश्वीकरण का काल आया, दौर आया, और आज पूरा वैश्वीकरण का दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है, उसके हमारे भारतीय कृषि पर क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव हुए, उनको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।